एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास है वो हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान से है। भाषा विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप एनबीएस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी, डीटीपीएससी या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी या आप किसी और भी एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। संस्कृत, पाली, प्राकृत या अवहट्ट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, मुझे जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है उसका नाम क्या है, अवहट्ट। इसका क्रम क्या है, पहले आगे संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद क्या आएगा, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आएगा, अवहट्ट। आपको ये याद रखना, इसका क्रम क्या है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। ये क्रम बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर में ये पूछा गया है कि संस्कृत के बाद क्या आएगा, पाली, पाली के बाद क्या आएगा, प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या आएगा, अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद क्या आएगा, अवहट्ट। आपसे इधर उत्तरकालीन पूछा गया, शायद आपसे पूर्वकालीन पूछा जाए, तो आपको इसका विकास का क्रम पूरा याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है। हिंदुस्तानी, कौरवी, खड़ी बोली या मानक हिंदी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। मैंने ये आपको कराया भी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली का क्या नाम दिया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, राहुल साकेत्यान है, उन्होंने खड़ी का बोली का नाम क्या दिया, कौरवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में पूछा गया। आप किसी भी एग्जाम में देख लो, ज्यादातर पूछा गया। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने खुद देखा प्रीवियस पेपर में काफी बार पूछा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली, अवधी, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वो कौन है, बुंदेली। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब बुंदेली है, पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो चलो ये बताओ ये कौन किसकी है। तो आपको याद रखना, क्या याद रखना, जो बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो किसकी है, पश्चिमी। आपको ये याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट, भले ही आपको अभी लगेंगे कि ये तो बहुत इजी पॉइंट है, इसे क्या लिखना अपने नोट्स में, जब पेपर में पूछे जाते हैं तो यही गलत होते हैं। मैंने क्या बताया, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, बुंदेली। बुंदेली क्योंकि पश्चिमी हिंदी की बोली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौसैनी, अर्ध मागधी, मागधी या खस। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहता है। आप लोग कमेंट मुझे बहुत करते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। सच में बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हो मेरे साथ, इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। लेकिन आप लोग मुझे साथ में अपना स्कोर भी बताया कीजिए कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं और इतने गलत हो रहे हैं। अभी इस टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं सारे आपके सॉल्यूशन लेके आती हूँ। अगर मुझे आप कमेंट करते हो कि मैम इस टॉपिक पे क्लास लाइए, तो वो मैं लेके आती हूँ, भले ही एक दो दिन लेट हो जाए लेकिन मैं लेके आती हूँ। DSSB का भी आपके लिए क्लास लाने वाले हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि DSSB की क्लास लाइए, तो जल्दी आपकी आने वाली है। उस पर मैं आपके सर्च कर रही हूँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा भी टाइम लग रहा है। लेकिन मैं लेके आऊंगी और बहुत अच्छे से लाऊंगी, डिटेल क्लास भी लाऊंगी और साथ में PYQ भी कराऊंगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। बाकी ये क्लास है आपकी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो बताइए अभी, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो पूर्वी हिंदी है इसका विकास किससे हुआ, अर्धमागधी से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत कितनी की बोलियां आती है ये बताइए मुझे।
पेपर में क्वेश्चन बना है कि पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो आपको याद रखना, जो पूर्वी हिंदी है इसके अंदर कितनी बोलियां आती है? 3। अब ये 3 बोलियों के नाम बताइए जल्दी से। तो आपको याद रखना, पहली क्या है? अवधी। और क्या है? बघेली। और कौन सी है तीसरी? जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता है कि नहीं, ये बताइए मुझे पैस। छत्तीसगढ़ी। आपको कौन सी है? मैं ऐसे लिख दे रही हूँ छत्तीसगढ़ी, आप लोग लिख ले जरूर लेना, पूरा इधर जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ छत्तीसगढ़ी। मैंने क्या बताया? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ था। और पूर्वी जो हिंदी है इसकी कितनी उपभाषाएं हैं? तो आपको याद रखना वो 3 है। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी मैं बार बार बोल रही हूँ, लिख लेना, अगर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर ऐसे लिख दिया। चलो मैं इधर लिख लेती हूँ, आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिखा कीजिए। दोस्तों मैं जितने भी पॉइंट बताती हूँ अगर नोट्स में लिखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा जब एग्जाम देने जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने भी बता रहे हैं। पूर्वी हिंदी का विकास से क्वेश्चन बना है कि इसकी कितनी उपभाषा है? तो आपको याद रखना 3 है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौसैनी, अर्धमागधी, मागधी या पैसाची? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार कराया है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो खड़ी बोली का विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ? सौर सैनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अपभ्रंश कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। सौर सैनी, अर्धमागधी भी है, मागधी भी है, पैसाची भी, और कौन सा है? खस। ये भी आपको याद रखना कौन कौन से हैं? सौसैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची और खस। ये 5 अपभ्रंश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के मूल लिपि चिन्ह क्या है? 44, 46, 45 या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए इसे बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह क्या है? जल्दी से बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन है पेपर में आए और बच्चों का दिमाग अपने आप घूम जाता है, ये क्या कुछ क्वेश्चन आ गया। तो आपको याद है ना, जो देवनागरी लिपि है इसका मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? कितने हैं जल्दी बताइए। 45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब मुझे सभी लोग कमेंट करके ये बताइए कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? हाँ जी, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है कि देवनागरी लिपि है उसका विकास किससे हुआ है? तो आपको याद रखना किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्या पूछा था? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो आपको याद रखना वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, मराठी, गुजराती, कौरवी या भोजपुरी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जाने कितने एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, क्या नाम है? जल्दी से बताइए। हाँ जी दोस्तों, तो आपको याद रखना, जो खड़ी बोली का इसका एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और अभी हाल मैंने बताया था कि यह नाम किसने दिया था? राहुल साकेत्यान ने। किसने दिया था? राहुल साकेत्यान ने। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ते हो। मैंने क्या बताया? खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। और ये नाम किसने दिया था? राहुल साकेत्यान ने। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आती है? तो आपको याद रखना ये किस अपभ्रंश से है? सौर सैनी। खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा के नाम बात की जाए तो कौन सी उपभाषा? पश्चिमी हिंदी। किसकी? पश्चिमी हिंदी। जितने भी पॉइंट बता रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी आपको समझ लो, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। मैंने क्या बताया? खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। कौरवी नाम किसने दिया? राहुल साकेत्यान ने दिया। खड़ी बोली सौ सैनी अपभ्रंश की
पश्चिमी हिंदी उपभाषा के नाम की बात की जाए तो उपभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आपको याद रखना। सॉस यानी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है मेरठ, मथुरा, आगरा या अयोध्या, अवध। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DT प्लस में पूछा गया। आप ये मत सोचना कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार बोली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा क्लास को जरूर देखा कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए। स्कोर मुझे सभी लोग कमेंट पे करना कि किसका कितना स्कोर गया। मैं सभी के चेक करूंगी, जितने लोग मुझसे मेरे से डेली पढ़ते हैं उनके तो मैं खासतौर से चेक करूंगी। सभी लोग मुझे कमेंट जरूर करना आपका स्कोर क्या गया। देखते हैं कितने लोग, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो कितना सही कर पाती है। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अवधी भाषा है इसका मुख्य केंद्र क्या, अयोध्या या अवध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को कहा जाता है चरण नागरी, लोक नागरी, ब्राजील लिपि या रोमन लिपि। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, देवनागरी लिपि को लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी DT+P में पूछा गया था। दोस्तों आपको याद रखना, जो देवनागरी को प्रायः नागरी, नागर या देवनागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागरी, नागर या देवनागर भी कहा जाता है। और जो नागरी लिपि है इसको लोक नागरी नाम देने का श्रेय किसे जाता है, जल्दी से बताइए। पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि नागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का श्रेय किसे जाता है। तो आपको याद रखना, आचार्य, क्या नाम था जल्दी से बताइए, क्या नाम था, आचार्य किसे जाता है, विनोबा भावे को। मैंने क्या बताया, क्या बताया जल्दी से बताइए, मैंने क्या बताया था, विनोबा भावे को। देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है, लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है। इसे और क्या नाम से जानते हैं, देवनागरी को प्रायः नागरी, नागर या देवनागर भी कहा जाता है। आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, नागरी भी कहते हैं, नागर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, देवनागर। कैसे भी पूछा जाए आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। मैंने क्या बताया, देवनागरी लिपि को लोक नागरी भी कहा जाता है। देवनागरी को प्रायः नागरी, नागर या देवनागर भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का श्रेय कैसे जाता है, विनोबा भावे को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाम जरूर लिखना। पेपर में पूछा भी गया है कि नागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का श्रेय किसे जाता है, विनोबा भावे को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा का क्षेत्र में अधिक विस्तृत होता है उपभाषा, बोली, लिपि या भाषा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। बाकी मुझे ये सभी जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। उन्हें भी बताइए कि इधर पे फ्री में आपको पढ़ाना है, कुछ नहीं करना, रोज शाम 8 बजे आना, आपको क्लास मिलेगी, उसे पढ़िए, रिवीजन मारिए। आप खुद अगर डेली क्लास पढ़ रहे होगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा आपकी कितनी ज्यादा तैयारी हो गई है। क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन में जाने कितनी चीजें बता जाती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि ये क्वेश्चन अभी ऐसा पूछा गया, आगे चल के कैसा भी पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप लोग मेरी क्लास पढ़ते हो, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसे नहीं पढ़ाता होगा, और पढ़ाता भी होगा ना कुछ पे करा लेते होंगे तभी पढ़ाते हैं। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। विभाषा के क्षेत्र में अधिक विस्तृत होता है तो क्या होता है, क्या होता है, बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया, देव, वैदिक आर्य, नागरी या सादा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रयोग किसने किया, वैदिक आर्यों ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता है, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल अनुरूप है,
वर्णों का संयुक्तीकरण, ध्रुव वर्ण या समरूप वर्ण? चलिए इस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देवनागरी लिपि की विशेषता के बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको याद है ना, जो देवनागरी लिपि है वर्णमाला ध्वनि की वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल अनुरूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में डायरेक्ट भी पूछा गया कि कौन सी लिपि है जिसमें वैज्ञानिक ध्वनि है, उसकी जो ध्वनि है वो वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। तो आपको याद रखना वो कौन सी लिपि है, हमारी देवनागरी लिपि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है मुरादाबाद, बिजनौर, दिल्ली या भोजपुर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या होगा, भोजपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये है क्या, तो आपको याद रखना ये बिहार का एक छोटा सा इलाका है जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। तो क्या है, आपको याद रखना जो भोजपुर है ये बिहार का एक छोटा सा इलाका है जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ और जिसे हम भोजपुरी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि में निकलती हैं, भोजपुरी, ब्राह्मी, मैथिली या मगही? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत की ज्यादातर लिपियां का विकास क्या है, लिपि निकलती है कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना भारत की ज्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब मुझे आप लोग सभी लोग कमेंट में करके बताना जो ब्राह्मी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि आप लोगों को तो मैंने पढ़ाई थी कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। मुझे सभी लोग कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग सही से पढ़े थे क्लास की नहीं, इसी से पता चलेगा। तो अब मैंने क्या बताया, मुझे सभी लोग बताना कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, रोमन, फारसी, देवनागरी या गुरुमुखी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ऐसी कौन सी लिपि है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना देवनागरी लिपि की मुख्यतः विशेषता यह है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। तो इसके लिए हर एक चिन्ह लिपि निर्धारित है, अभी हाल मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना जो देवनागरी लिपि है एक वैज्ञानिक लिपि है, इसमें सभी के चिन्ह निर्धारित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है, अर्थ, लिपि, भाव या अक्षर? चलिए इसे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब मैं बार बार आपसे लिपि लिपि कर रही हूँ, कहीं देवनागरी लिपि, कहीं ब्राह्मी लिपि, अब ये लिपि है क्या ये बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। मैंने क्या बताया, ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लिपि। अगर आप नहीं जानते तो अपने नोट्स में लिख लेना, पेपर में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आपको अपने नॉलेज के लिए रखना कि लिपि होती क्या है। तो आपको याद रखना ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूलतः क्या है, भोजपुरी, मगही, फारसी या बुंदेली? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है, हिंदी शब्द मूलतः क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको याद रखना हिंदी शब्द फारसी है। हिंदी शब्द क्या है? फारसी। जो संस्कृत शब्द सिंधु, सिंधु आपने पढ़ा होगा, अगर हिंदी पढ़ते थे, अब हमने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने एक शब्द जरूर पढ़ा होगा, सिंधु। सिंधु का फारसी रूपांतरण है। मैंने क्या बताया, हिंदी शब्द क्या है,
हिंदी शब्द मूलतः क्या है? फारसी का है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। और अगर हिंदी बात करें तो हिंदी शब्द फारसी है। क्या है? फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं? 15, 18, 14 या 17? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, वो भाषाओं के अंदर अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं? 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया। आपने पढ़ा भी होगा, 5 वर्गों में बांटा गया है, जिनके वर्गों की उपभाषा कहा जाता है। जिनके वर्गों को क्या कहा था? उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं में कितनी आती है? 17 बोलियां आती हैं। लेकिन आपको याद रखना, कहीं कहीं इसकी संख्या है वो 18 भी मिलती है। आपको याद रखना, आपको उसके हिसाब से जाना। जब DSSP TGT फीमेल का जो पेपर था 2021 का, मैं आपको डेट भी बता रही हूँ, 2021 का आया था, तो उसमें आयोग के द्वारा 17 माना गया। लेकिन आप कहीं कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी गई है, तो आप देख लेना। वैसे तो 17 ही मान के चलना, क्योंकि ये आयोग ने माना। जो DSSP की तैयारी करे तो भाई 17 ही मानना। लेकिन आपको ये भी याद रखना, कहीं कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है। इसी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो विवादित होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने क्या बताया, उपभाषा के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं? तो आपको याद रखना, वो कितनी आती है? 17 आती हैं। लेकिन कहीं कहीं वो 18 भी दी गई हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लेना कि DSSP TGT तो फीमेल हुआ था, 5 तारीख को शायद हुआ था। उसमें देखना 2021 का जो पेपर था, उसमें ये 17 ही माने गई हैं। लेकिन मैंने 18 आपको इसलिए बता दिया, काफी लोग कमेंट कर जाते हैं कि यार मैम आप गलत पढ़ागी। पूरा क्लास में अगर गलती से भी कुछ एक छोटा सा पॉइंट गलत हो जाए ना, तो उसे आप लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हो। इसलिए मैंने आपको 18 भी बता दिया, 17 भी बता दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की आदि जननी है? गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ या मराठी? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। इसी वजह से मैं आपके लिए इतनी मेहनत भी कर पाती हूँ। दोस्तों एक क्लास को आपके सामने जो 20-25 मिनट की क्लास आती है ना, उसके पीछे मेरी घंटों की मेहनत होती है। मैं एक एक चीज क्वेश्चन सर्च करती हूँ आपके लिए, कि कैसे क्वेश्चन बनने हैं इस टॉपिक के, कैसे आपको क्वेश्चन कराने हैं। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आप लोग जब इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, सच में खुशी होती है। सारी मेहनत की थकान एकदम खत्म हो जाती है कि हाँ आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ऐसे ही बस आप लोग सपोर्ट करिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए इतनी अच्छी क्लासेस लेके आऊंगी, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। मेरे चैनल पे आप पढ़ना आके फ्री में पढ़ाऊंगी, और एक से एक अच्छी क्लास लेके आऊंगी। अब आपको बाकी मैं आपको PDF भी सेंड करती हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हिंदी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। और साथ में आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी देवी लिपि, देवी लिपि, देव लिपि या नंद नागरी लिपि? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो नागरी लिपि है उसे नंदी नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। मैं देखती हूँ अगर आप कोई जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसका मैं सॉल्यूशन जरूर लेके आती हूँ। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट जरूर ज्वाइन करना, जिसपे आपको मेरी सारी PDF मिल जाएगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।